स्टूडेंट, मैं कमल कौशल पुनः से आपका बायोलॉजी स्पेशल क्लास में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए चैप्टर 3 का पार्ट 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूं। तो आइए चलते हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन की ओर। आइए बेटा, सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यौन आरंभ। यहीं से शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो यौन आरंभ आपको बता दें बेटा कि यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास एवं प्रकटन ही यौन आरंभ है। इस दौरान लड़के और लड़कियों में परिवर्तन एवं अंतर स्पष्ट हो जाता है। लड़कों में यौन आरंभ 13 से 15 वर्ष और लड़कियों में 10 से 14 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है बेटा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में अव्यवस्थित होता है। इसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। तो पहला बेटा आपका है एक जोड़ी वृषण, दूसरा वृषण कोश, तीसरा अनेक शुक्रवाहिनी, चौथा 2 अधिवृषण, पांचवा 2 शुक्रवाहिनी, छठा 2 शुक्राशय, सातवां 2 स्वखलन वाहिनी और सातवां प्रोस्टेट ग्रंथि और आठवां मूत्रमार्ग, 9 2 काउपर की ग्रंथियां और 10 आपका शिश्न। इतना आपका नर जनन तंत्र में अंग पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम इन सभी अंगों को एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम फिगर की ओर चलते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है ये। ठीक है। आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और जो भी प्रश्न आपको लिखाए जा रहे हैं अपने अपने नोट्स में नोट भी करते रहिएगा। ठीक है। और हो सके बेटा तो आप इसका स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट करते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, मादा जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आता है। और आपको हम बता दें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ निम्नांकित चित्र बनाने के लिए ही आता है। तो जैसे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है तो इस चैप्टर से आपका ह्यूमन स्पर्म और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स या स्पर्म, इन सभी का जो है निम्नांकित चित्र आता रहता है। ठीक है। ओवम, इन सभी चीज़ों पर आप विशेष रूप से निम्नांकित चित्र के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा। तो अब हम इसके विस्तृत उत्तर की ओर चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यह एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है। आप फिगर को भली भांत से देख लें, एक एक पार्ट्स को आप स्वतः से देख सकते हैं और आप इसका फिगर बना लीजिए, जिससे कि आने वाली बोर्ड परीक्षा में यदि इसका फिगर आ जाता है तो आप आसानी से बना सकें। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र, ह्यूमन स्पर्म। जैसा कि बेटा अभी आपने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिर्फ निम्नांकित चित्र ही आपको बनाना है और उसका अध्ययन करना है, तो वैसे ही आपको ह्यूमन स्पर्म का भी निम्नांकित चित्र ही बनाना है और उसका अध्ययन अच्छे से कर लेना है। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ह्यूमन स्पर्म का फिगर है। ठीक है। आप लोग एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा बेटा। ठीक है। और बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ह्यूमन स्पर्म, ये सभी
नॉमिनेटेड स्ट्रक्चर सहित आता है बोर्ड परीक्षा में। एक्सप्लेन आपको नहीं करना होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इनके फिगर को ध्यान से देखिएगा और नोट करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है बेटा ये। तो आपको हम बता दें कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में आपके ये हार्मोन्स शामिल हैं। इनका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं GRH। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, आप इसको LH के नाम से जानते हैं। तीसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, आप इसे FSH के नाम से जानते हैं। और नंबर 4 एंड्रोजन और नंबर 5 इनहिबिन है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, मादा जनन अंगों के कार्य, फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको हम बता देना चाहते हैं बेटा कि जो मादा जनन अंग होते हैं उनका भी एक निर्धारित कार्य होता है और उन्हीं कार्यों के अनुरूप जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है बेटा। तो आप नोट करते रहें। नंबर 1, अंड जनन द्वारा अंडों का निर्माण करना। ये किसके द्वारा होता है? मादा जनन अंग के द्वारा, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा। दूसरा है मैथुन के समय, क्षमा कीजिएगा इसमें मिथुन हो गया है, तो मैथुन के समय योनि द्वारा शुक्राणु को ग्रहण करना, ठीक है। और नंबर 3 निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। चौथा फिम्बरी द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय में पहुंचाना। 5वां गर्भाशय में निषेचित अंडाणु का प्रत्यारोपण करना एवं भ्रूण परिवर्धन हेतु स्थान प्रदान करना, ठीक। नंबर 6 शिशु के विकास के समय पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये सारे कार्य जो हैं आपके मादा जनन अंगों के कार्य होते हैं, ठीक है। इतना कार्य करना है यदि भ्रूण का निर्माण करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 अपरा द्वारा स्त्रावित हार्मोन। तो प्रश्न नंबर 7 है अपरा द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स। नंबर 1 कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स CGH, ठीक है। यह प्रोटीन हार्मोन गर्भधारण अर्थात प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। यह कार्पस ल्यूटियम के विकास तथा इसके हार्मोन्स स्त्राव पर नियंत्रण करता है। नंबर 2 है प्लेसेंटस लैक्टोजन, यह प्रोटीन हार्मोन्स दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। और 3 है एस्ट्रेडियाल, यह स्टेरॉइड हार्मोन्स गर्भाशय की पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करता है। नंबर 4 प्रोजेस्टेरॉन, यह स्टेरॉइड हार्मोन्स गर्भधारण में सहायता करता है, ठीक है बेटा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 अपरा के कार्य। आपको हम बता दें अपरा के कार्य निम्न होते हैं और अपरा अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक है। इसका भ्रूण की जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए, ठीक है। जैसे गर्भ में कोई भी बच्चा होता है तो उसको ज़रूरी है कि पोषक पदार्थ मिले, श्वसन की क्रिया हो, उसके शरीर के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया हो, तो ये सभी चीज़ें जो है अपरा के माध्यम से संपन्न होती है, ठीक है बेटा। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। अपरा अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक है। इसका भ्रूण की जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए मादा के शरीर से विशिष्ट संबंध है। अपरा के अग्रलिखित कार्य होते हैं। तो पहला कार्य कौन सा है? नंबर 1 भ्रूण का पोषण, ठीक है। तो आपको हम बता दें भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता से समस्त पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। माता की रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है। अतः माता के रुधिर, ध्यान से सुनिएगा बेटा,
कि माता के रुधिर वाहिनियों से, देखिए रुधिर के अंदर जाहिर सी बात है ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है बेटा, क्योंकि ग्लूकोज और प्लस हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये और ऑक्सीजन, ये सभी मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन हो जाता है, ठीक है, और जब ये सभी मिल जाते हैं तो एक तरल के रूप में ब्लड में निरंतरता से बहता रहता है, जिसके हमारे शरीर के सभी सूक्ष्म कणों तक वह ऊर्जा का संचार करता है। तो जब माँ के गर्भ में भ्रूण होता है तो जाहिर सी बात है कि भ्रूण का कहीं ना कहीं माँ के शरीर से कांटेक्ट होगा, जिससे कि भ्रूण का विकास हो सके। तो आपको हम बता दें कि भ्रूण का माँ के शरीर से अपरा के माध्यम से कांटेक्ट होता है, और उसी कांटेक्ट के ज़रिए माता के ब्लड के माध्यम से ही भ्रूण को पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। तो भ्रूण का पोषण, भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता से समस्त पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। माता ही रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है, अतः माता के रुधिर में आने वाले पचे हुए खाद्य पदार्थ सरल रूप में भ्रूण को मिलते हैं। अपरा में इन खाद्य पदार्थों का और भी सरलीकरण किया जाता है तथा यह भ्रूण की आवश्यकता के लिए कुछ खाद्य पदार्थों का संग्रह भी करता है, ठीक है बेटा। अब दूसरा इसी में क्या है, भ्रूण का श्वसन। अब देखिए जाहिर सी बात है, यदि भ्रूण अब पाचन करेगा, भोजन करेगा, तो श्वसन की प्रक्रिया तो होगी ही। तो श्वसन की प्रक्रिया में माता के शरीर से रुधिर के द्वारा, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि रुधिर के अंदर ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन रुधिर से मिलकर के पूरे शरीर में जाता है, और वहाँ से पुनः जो ऑक्सीजन का प्रयोग हो चुका होता है, एनर्जी जहाँ से निकल चुकी होती है, वहाँ उत्पन्न होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः से वो क्या कर लेता है, निर्यात कर लेता है, ठीक है, आयात कर लेता है। यहाँ से निर्यात के रूप में किसको ले जाता है, ऑक्सीजन को, आयात के रूप में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के श्वसन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो वही प्रक्रिया जब भ्रूण को भोजन भी ब्लड के माध्यम से जाता है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी ब्लड के माध्यम से ही जाएगा। तो जब ऑक्सीजन जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रुधिर के माध्यम से ही शरीर के बाहर निकलेगा। तो वही प्रक्रिया है कि भ्रूण का श्वसन, माता के शरीर से रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रुधिर के द्वारा वापस की जाती है। इस प्रकार श्वसन क्रिया के लिए वात विनिमय, ठीक है, गैसवस एक्सचेंज का कार्य अपरा ही करता है। तीसरा क्या है, भ्रूण का उत्सर्जन। तो देखिए बेटा, अब जब भोजन हो गया, श्वसन हो गया, तो जाहिर सी बात है भोजन करने के बाद उत्सर्जन किया जाता है। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया भी आपका उन्हीं रुधिरों के माध्यम से ही होगा। तो क्या होता है, आगे देखिए, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से अपरा क्षेत्र में माता के रुधिर में विसरित होते रहते हैं, ठीक है। इसका निष्कासन भी माता के उत्सर्जी अंगों द्वारा ही होता है, अर्थात जिस प्रकार से भ्रूण भोजन करता है उसी प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ का भी निष्कासन करता है। जिस प्रकार माता ने उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करती है, उसी प्रकार अपरा के द्वारा लाए हुए उत्सर्जी पदार्थों का भी उत्सर्जी अंगों के माध्यम से ही उत्सर्जन कर देता है, ठीक है। अब चौथा क्या कहते हैं, हार्मोन्स का स्त्राव। जाहिर सी बात है हार्मोन्स तो ज़रूरी है भाई वृद्धि विकास के लिए। तो आइए देखते हैं, गर्भाशय को उचित रूप में बनाए रखने आदि के लिए अपरा से एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स, जरायु गैनेडोट्रोपिन आदि हार्मोन्स का स्त्राव होता है। इसी प्रकार प्रसव को आसान करने के लिए अपरा द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन्स का भी स्त्राव होता है, ठीक है। अब देखिए, गर्भाशय को प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने के लिए आपको हम बता देते हैं कि जब 217 डेज पूर्ण हो जाता है तो ये भ्रूण को प्रसव के लिए, अर्थात भ्रूण को जनने के लिए माँ में एक प्रसव पीड़ा होती है, और उस प्रसव पीड़ा को जो है
आसान बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए प्रसव पीड़ा, क्योंकि प्रसव पीड़ा होगी तो जाहिर सी बात है भ्रूण को जनने में आसानी होगी, तो बढ़ाने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्त्राव होता है। ठीक है बेटा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसव या पार्ट्यूरेशन तथा प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स। प्रश्न थोड़ा छोटे शब्दों में लिखा है, लेकिन हम आपको बता देते हैं पुनः से कि प्रसव, पार्ट्यूरेशन तथा प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स। तो इसका उत्तर बेटा आप ध्यान से देखिएगा कि गर्भकाल पूरा होने पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्त्राव होता है प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि भ्रूण का आसानी से जन्म हो सके। तो वही इसका उत्तर है, गर्भकाल पूरा होने पर भ्रूण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव पार्ट्यूशन कहलाता है। इस दौरान गर्भाशय तथा उदरीय संकुचन होते हैं व गर्भाशय फैल जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल का निम्न हार्मोन नियमन करते हैं। कौन कौन से हार्मोन हैं? देखिए, सबसे पहले बता देते हैं आवर्त चक्र क्या है। मादाओं प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आवर्त चक्र का निम्न हार्मोन नियमन करते हैं तो क्या है। चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12-13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है बेटा, तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। ठीक है। और जिन माताओं में या मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है वह बांध कहलाती हैं। जाहिर सी बात है, जब उनमें अंडाणुओं का निर्माण नहीं होगा तो वो गर्भधारण करने में सक्षम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अंडाणु का जब निर्माण ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो शुक्राणुओं से निषेचित नहीं होगा। जब निषेचित नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेंगे, जाइगोट नहीं बनेंगे तो भ्रूण का निर्माण नहीं संभव है। ठीक है बेटा। तो क्या कहते हैं, अंडाणु निर्माण को दर्शाता तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं। कौन सा? LH हार्मोन्स तथा FSH हार्मोन्स। ठीक है बेटा। तो आज का आपको हमारा ये प्रश्न उत्तर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए